हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। वेल, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। लुक, ये जो कश्मीर इशू है वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड इशू है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो चुकी है, बहुत सारे एक्सपर्ट ने अपने अपने ओपिनियन दे दिए हैं। बट यू नो, एज अ पाकिस्तानी अगर बंदा कोई देखे और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू लेके ही चले, तो किस तरह से पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू लेके भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि देयर इज़ नो पॉइंट कि पाकिस्तान कश्मीर को लेके झगड़ रहा है, राइट। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें कुछ तो है, तो मेरे प्लीज़ मैं ये सारे पाकिस्तानी मेरे भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आप एक बार एंड तक ज़रूर देखिए। आपके सारे सवालों और जवाबों का आंसर आपको मिल जाएगा। वेल, कश्मीर इशू क्या है? एक कश्मीर नाम का स्टेट था, जो कि प्रिंसली स्टेट में आता था। और ब्रिटिश इंडियंस जब छोड़ के जा रहे थे ये इंडिया, तो उन्होंने ये बोला था कि यार जो ये प्रिंसली स्टेट्स है उनके पास ये अख्तियार होगा कि या तो वो इंडिया में मिले या पाकिस्तान में मिले या इंडिपेंडेंट रहे। अब देखो यार, कुछ स्टेट्स थे जिसमें भोपाल था, जूनागढ़ था, हैदराबाद था और उसमें कश्मीर था। जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल का इशू सॉर्ट आउट हो गया, बट कश्मीर इज़ अ काइंड ऑफ स्टेट जिसके महाराजा हरी सिंह, उनको ऐसा लगता था कि मैं इस स्टेट को जो है ना वो ओन करता हूँ। और ना कि बस मैं ओन करता हूँ, बल्कि ये स्टेट तो मेरा इंडिपेंडेंट रहेगा, उधर पाकिस्तान रहेगा और इधर इंडिया रहेगा। तो इसमें मुझे कुछ लेना देना है नहीं, बस मैं अपना कश्मीर अलग लेके निकल जाऊँगा। बट ही वॉज एन अ रॉन्ग पर्सन, बिकॉज जब दो नेशंस बन रहे हैं और उनको बोला जाए कि यार एक ऐसा प्रिंसली स्टेट जो आप दोनों के बीच में हो और उसको एज ए इंडिपेंडेंट नेशन आप एक्नॉलेज कर दो, तो ये तो बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। बट स्टिल जो हरि सिंह था वो समझ रहा था कि नहीं यार, मैं कर लूँगा। अब देखो, इस पूरे फ़िलोसॉफ़ी में या इस पूरे वीडियो में मैं पाकिस्तान का ही पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्लियरली साबित हो जाता है कि इसमें कोई चांस नहीं था कि पाकिस्तान क्लेम करे। बट पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, क्योंकि हमें जब स्टडी करना होता है तो हम दोनों साइड से स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि वहाँ का राजा हिंदू है बट अवाम जो है वो मुसलमान है। तो जब हरी सिंह ने ये डिसीजन दिया कि यार मेरे को जो है वो इंडिया के साथ मिलना है, या फिर उसकी इस तरह से हाव भाव दिखने लगे, तो जो लोकल पॉपुलेशन थी कश्मीर की वो इरप्ट हो गई। और वो इरप्ट ही नहीं हुई, बल्कि वो उसने अपने मुजाहिदीन बना लिए। और वो मुजाहिदीन काइंड ऑफ ऐसे थे जिन्होंने टेरिटरीज़ को गेन करना चालू कर दिया और महाराजा हरी सिंह के आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। ये इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है एज ए पाकिस्तानी। अगर मैं कश्मीर इशू को स्टडी करता हूँ कि राजा हिंदू था, आवाम मुसलमान थी, और इस मुसलमान आवाम ने जो है वो इस हिंदू राजा के चंगुल से अपना एक नेशन या अपना स्टेट अलग करने के लिए मुजाहिदीन खड़े करे, और वो मुजाहिदीन इनके आर्मी के खिलाफ खड़े होके लड़ने लगे। अब देखो, ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर मान के भी चले तो मुजाहिदीन ने तो बहुत अच्छी काम करा था। मतलब अगर मैं एज अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव देखूँ तो ये तो बहुत अच्छा काम था कि यार मुस्लिम जो स्टेट था उसको आज़ाद करने के लिए एक हिंदू राजा से मुस्लिम आवाम में जो है वो रिवोल्ट कर रही है। अब ये जो रिवोल्ट करते हुए ये जो मुजाहिदीन है वो धीरे 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 एक गांव लेते लेते बारामूला, पूंछ, राजौरी, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान, ये सब लेते 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 आ रहे हैं। अब देखो, एक बहुत ही ड्रामेटिक किस्सा है। अब ये ड्रामेटिक किस्सा क्या है कि इंडियन एयरफोर्स की ये मानना है, और ये तमाम हिस्टोरियन, चाहे वो इंडियन साइड के हो चाहे वो पाकिस्तानी साइड के हो, वो ये मानते हैं कि श्रीनगर वॉज टोटली डिफेंसलेस। मतलब जो चीज़ उन्होंने रेडर्स ने, मतलब वो मुजाहिदीन्स ने करी गलत, वो ये थी कि जो डिफेंसलेस श्रीनगर था, बजाय उसके वो डिफेंसलेस श्रीनगर के जाए वो एक दिन रुक गए बारामूला में ही, शायद अगर मैं राइट हूँ तो। सो अगर वो बारामूला में रुके तो वहाँ पे क्या था कि यार ऐसा कि उनको एक दिन पूरा लग गया कि वो बारामूला में अगर वो मुजाहिदीन थे, क्योंकि काइंड ऑफ
परसेप्शन तब आता है कि जब ये मुजाहिदीन थे, क्योंकि पाकिस्तान तो बोलता है इसमें तो हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो लोकल अपराइजिंग थी और मुजाहिदीन थे। देखो, ऐसे ही कुछ मुजाहिदीन थे अफ़गानिस्तान में आज से कुछ साल पहले, 4 साल पहले, 2019-20 में, जब अशरफ गनी की सरकार गई और वहाँ पे उन मुजाहिदीनों ने, तालिबान के, अपना एम फिक्स रखा कि हमको अफ़गानिस्तान में हमारी सरकार चाहिए जो कि हम खुद चलाएं, और उनका काइंड ऑफ स्ट्रेट एम था काबुल। तो कोई भी बंदा जो कश्मीर को जानता हो, कश्मीर के टेरेन को जानता हो, उसको पता है कि जब तक श्रीनगर आप नहीं लेते, आप जो भी कर लो, आप सब कुछ पानी में डाल रहे हो, क्योंकि श्रीनगर में एयरफील्ड है, श्रीनगर में काइंड ऑफ डिफेंस है, श्रीनगर एक काफ़ी बड़ा शहर भी है, इकोनॉमी भी चलती है पूरे कश्मीर की। तो ये जो कश्मीर के मुजाहिदीन थे, जब मैं बनिस्बत दूसरे मुजाहिदीनों से कंपेयर करता हूँ, इवन मैं हमास से भी कंपेयर करूँ ना, तो भी हमास कंटिन्यूसली अपनी वॉर लड़ रहा है। उनको पता है कि यार हमारा एम क्या है। अगर मैं आईएसआईएस की मुजाहिदीनों की बात करूँ, उनको भी पता है, इवन तो आज वो एकदम गड़ चुके, लेकिन फिर भी वो उठने की कोशिश कर रहे हैं। अलकायदा के भी वैसे ही है। सो मुजाहिदीन अगर वो थे, और अगर उनको पता था कि यार हमको इस ज़मीन को हरी सिंह से बचाना है, सो उनके सामने तो एम, मतलब सामने होना चाहिए ना कि यार हमको श्रीनगर जीतना है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप श्रीनगर जीतो, आप कश्मीर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो एक वैसी बात होगी कि यार पूरा इंडिया हमने जीत लिया, लेकिन दिल्ली तो हमारे कंट्रोल में आई नहीं। सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि क्यों मुजाहिदीनों ने ये सोचा कि यार डिफेंस लेस श्रीनगर में जाने के बजाय हम एक दिन यहाँ पे रुक जाते हैं, और फिर उसी एक दिन का फ़ायदा लेके इंडियन आर्मी वहाँ पे पहुँच गई। अब देखो, इस पूरे सिनारियो में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है, बट जब इंडियन आर्मी पहुंची है और इन मुजाहिदीनों को उन्होंने पीछे धकेलना चालू कर दिया है, तो एट सर्टन पॉइंट पे आके पाकिस्तानी आर्मी ने इंक्लूड करा है और बोला है कि यार देखो, आप इंडियन आर्मी आए हो, तो एज अ मुस्लिम नेशन हमको हमारे मुस्लिम मुजाहिदीनों को सपोर्ट करने के लिए जंग में उतरना पड़ा। और फिर जो है दोनों आर्मियों के बीच में ट्रेडिशनल वॉर्स चालू हो गई। अब ये वॉर चली और कुछ दिनों बाद नेहरू जी चले गए इवन। अब एज अ पाकिस्तानी मेरा सवाल ये है कि नेहरू इवन चला गया था, सही है, और आप जो थे वो बड़े ही डिसाइसिव मोड में थे। अब मैं मानता हूँ कि उस समय काइंड ऑफ आपकी मजबूरियाँ रही होंगी कि यार आपने सीज़ फायर मान लिया है कि चलो यूएन की कुछ करारदादे हैं, यूएन में जो है बहुत सारे लोग आते हैं, तो काइंड ऑफ उस चीज़ का भी इन्फ्लुएंस होता है कि यार यूएन में अगर कोई चीज़ गई है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मानी ही जाएगी। सो इंडिया ने बोला कि यार प्लेबिसाइड कराएंगे, पाकिस्तान ने भी बोला हाँ हाँ हम भी इस पर राज़ी करते हैं, और वो दोनों के बीच में हो गया। और इसमें चौधराहट जो करी वो यूएन ने करी कि यार हम बताएंगे कि हम यू नो वो RDX नहीं था, वेलकम टू वाला, तो वो पार्ट काइंड ऑफ यूएन ने प्ले करा। बट मेरे को एक समझ में नहीं आता कि क्या उस समय की पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो ये सोचे कि यार इंडियन आर्मी हैज़ लॉस्ट सो मेनी ट्रूप्स इन कश्मीर, सो इतने आसानी से इंडिया की यार प्लेबिसाइड के बेसिस पे, जहाँ जहाँ की आबादी भी मुस्लिम है, प्लेबिसाइड करा के ये एरिया हमको दे देगा। मतलब ये तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी आर्मी में किसी ने ये बताया नहीं होगा उनके सरकार को कि यार सर ये तो, वो तो छलावा कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है वहाँ पे मुसलमान है, वो तो हमारी तरफ आएंगे। तो वो प्लेबिसाइड का तो बस ये एवं ही नाटक कर रहे हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब ये हो गया प्लेबिसाइड का सब चीज़ें। अब उसमें इंडिया का मौक़िफ़ और पाकिस्तान का मौक़िफ़ अलग है। पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया ने ट्रूप्स वापस ही नहीं लिए। भाई क्यों लेगा वो, जब उसको पता है कि यार अगर मैं वापस लूँगा और वहाँ प्लेबिसाइड होगा तो मैं तो, मेरी तो ट्रेन चली जाएगी, तो मैं क्यों करूँ प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड आप करो, आपकी जनता जाने, आप जानो, मेरे को क्या लेना देना है, राइट। सो ये तो पहली बात आपने गलत कर दी, जो पाकिस्तान के नज़रिए से इस हिस्ट्री को देख रहे हैं ना वो। अब आते हैं जी सेकंड पॉइंट पे। अब इसमें ये कहना कि इंडिया ने धोखा कर दिया, भाई देखो वॉर का एक रूल है, पहली बात कि दुश्मन को हमेशा चकमा देना है आपको। मतलब भले वो जंग में हो, भले वो टेबल पे हो, आपने पूरी जंग जीत ली और टेबल पे आप हार गए, कौन पूछता नहीं आपको, नो वन आस्क्स यू। जब आप टेबल पे जंग हार जाते हो वहाँ पे फिर ख़त्म है सब, उसके आगे कुछ नहीं होता।
फिर आ जाते जी हम अक्साई चीन के मुद्दे पे। काइंड ऑफ 54 का कुछ तो ये समा था, 1954 समथिंग, और कश्मीर में एंट्री हो जाती है चाइना की। मतलब फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो, और कुछ लोग जो है वो गिलगित बल्चिस्तान का कुछ पार्ट जो है वो चाइना को भेंट में दे देते हैं कि भाई ये ले लो। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, एज अ कश्मीरी अगर आप कश्मीर को लिबरेट करना चाह रहे थे और कश्मीर को जो कश्मीर के आवाम को देना चाहते थे, तो ये चाइनीज़ कहाँ से बीच में आ गया भाई? अगर झगड़ा इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर के आवाम के बीच में था, तो ये चाइनीज़ मॉडल बीच में लाने का, और फिर उनको कुछ कश्मीर की ज़मीन, वैसे भी पाकिस्तान में चाइनीज़ कश्मीर में आना तो थोड़ा सा दिमाग से बाहर है। मतलब कोई बंदा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि चाइना वहाँ पे क्या कर रहा है, और ये ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। मेरी आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो काइंड ऑफ सुन लेना, मेरी खांसी चल रही है। सो चाइना को अपने बीच में ला लिया, राइट। अभी इंडिया के साइड पे तो चाइना है नहीं, चाइना पूरा बैठा है अक्साई चीन लेके पाकिस्तान का गिलगित बल्चिस्तान। सो इसमें तो क्लियर है कि किसने कश्मीरियों के साथ गद्दारी करी है, राइट। चलो अब उसको छोड़ दो, अब आ जाते हैं आगे 65 में। मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझा 65 में आपने जो करा पाकिस्तान ने। देखो, आपकी आर्मी डिसाइसिव विक्ट्री लेने के कगार पे थी। मतलब पूरा कश्मीर में आप घुस चुके हो, अखनूर सामने, मतलब यहाँ पे भी सेम गलती हो रही है। आप नोटिस कर रहे हो, वहाँ पे श्रीनगर सामने है, डिफेंसलेस है, वहाँ पे मुजाहिदीन नहीं जा रहे, और यहाँ पे भी सेम गलती। अखनूर सामने है, डिफेंसलेस है, पता है हाई कमांड एक दिन का लेट कर देती है कि जो जनरल है उसको चेंज करना एंड ऑल। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो पहले से प्रिडिक्टेबल था, ये पहले से होना था। अगर वो एक दिन नहीं जाता तो माइट भी आप अखनूर ले लेते, और अखनूर ले लेते तो थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी हो जानी थी इंडियंस को वो टेरेन को काइंड ऑफ होल्ड करने में और ऑल। अब 65 में पाकिस्तान का नैरेटिव ये है कि भाई इंडिया ने हमला करा और हमने उसका रिटेलिएशन करा। जो भी आप वॉर का सिनारियो पूरा पेंट करा है वो इसी बेसिस पे है कि यार इंडिया ने हमला करा। आप चलो मान लेते इंडिया ने हमला करा आपके लाहौर और सियालकोट पे। जब आपने रिटेलिएशन करा है, और वो भी इतना अच्छा रिटेलिएशन करा है कि आप पूरे कश्मीर के अंदर तक घुस गए हो, अखनूर सामने दिख रहा है आपको, और आप बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हो लाहौर और सियालकोट को। सो व्हाट इज़ दैट थिंग जिसने आपको ये मानने पर मजबूर कर दिया कि चलो चलो यार जंग बस होगी, अब हम चलते ताशकंद और वहाँ पे हम जो है वो करेंगे मीटअप और थोड़ा सा गुल्लू गुल्लू बातें। मेरे को बताओ यार, तुम एज अ पाकिस्तानी यूएन में आप जा चुके थे 1947-48 में। वहाँ पे इतने सारे देश आते, इतने सारे कंट्रीज़ एंड ऑल, उनके रिप्रेजेंटेटिव सब। वहाँ पे इंडिया ने आपको क्या दिया? टुल्लू भी नहीं दिया, राइट। वो प्लेबिसाइड तो हुआ नहीं। तो आपने 65 में पता नहीं कौन सा एक जंगबंदी, क्यों जंगबंदी कराई, जब आपकी आर्मी ऑन अ डिसाइसिव मूड थी, आपने विक्ट्री इतनी अच्छी हासिल कर ली थी, आप कश्मीर के अंदर इतना डीप पेनिट्रेट कर दिए थे। अखनूर के सामने तो सिर्फ बारामूला और श्रीनगर रहता है, क्या ही बचता है फिर? और इधर भी आप अंदर तक घुस गए थे राजस्थान में, और वो आप तो मतलब ये तो सेंसलेस बात है कि आपने जो ग्राउंड पे जीती हुई जो लड़ाई है वो आपने मेज़ पे हार दी है। और इसी चीज़ का फ़ायदा इंडियंस ने बाद में लिया है। मतलब एक बात याद रखो, अगर तुम कोई काम करते हो और उसको अगर अनफिनिश्ड छोड़ते हो ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बड़े हो सकते हैं ना, वो आपको ये एक एग्जांपल बता देगा। देखो आपने क्या करा कि ट्रूप सारे विड्रॉ कर लिए, ज़मीन सारी छोड़ दी कि हाँ हाँ अब जंग बंद हो गई, अब हम आपकी ज़मीन आप ले लो, हमारी ज़मीन हम ले लें। बट इसमें एक चीज़ हो गई है क्या, कि आपने जो पोजीशंस होल्ड करके रखे थे और जो अपर हैंड आपको मिला था एज अ पाकिस्तानी मिलिट्री, आपने वो लूज़ कर दिया, राइट। और आपने साथ साथ एक मैसेज और भी दे दिया कि भाई साहब देखो, ये जो आपने ट्रेन हेल होल्ड करना या अपर हैंड होते हुए हार मानना, ये चीज़ अगर आप करोगे तो आप चाहे कितनी जंगें कर लो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आज जो कश्मीर का इशू हो रहा है वो 65 में जो आपने तशकंद करा था उसकी वजह से हो रहा है। देखो यार, 71 में भी बहुत सारे थ्रेट्स इंडिया को मिले। 71 में अमेरिका खुद होके बोला कि यार देखो
कि अगर तुम करोगे तो हम आएंगे, और वो आए भी थे, राइट, वो आए भी थे। बट इंडिया नहीं पीछे हटा, इंडिया ने बोला कि हम करेंगे, हम तोड़ेंगे, फिर आएंगे वहाँ पे। जब तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं हुआ 71 में, इंडिया पीछे नहीं हटा। सो हु वॉज दैट एडवाइज़र ऑफ अयूब खान, जिसने बोला कि आप जाओ तशकंद और ये जंग बंद कर दो। क्यों बंद करनी है जंग? मतलब जब मेरी आर्मी अपर हैंड पे है, मेरे को इतनी अच्छी टरेन मिल गई है, सामने मेरे को श्रीनगर दिख रहा है, और इस इंडिया को, और उस समय देखो, ये अगर जंग थोड़ी और चलती, आपकी ईस्टर्न कमांड से भी थोड़ी मूवमेंट होनी थी। इंडिया और चाइना का बॉर्डर वैसे ही हॉस्टाइल था, तो इंडिया को 3 फ्रंट वॉर करनी पड़ती, और वो भी ऐसे सिचुएशन में जिसमें वो ना ही सोवियत का अलाय है, ना ही अमेरिका का अलाय है, और ना ही कुछ। इंडिया ने जो नॉन अलाइंड मूवमेंट चालू करी थी ना, वो काइंड ऑफ इंडिया का ही डिफेक्ट था। मतलब अगर मैं बोलूँ तो इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज था उस समय जब आपने तशकंद के सही एग्रीमेंट करी। और मेरे को एक बात बताओ, आप हैं नाटो के अलाय, राइट, मतलब आप अमेरिका के साथ काइंड ऑफ मर्ज होने वाले बंदे हो। सो आप यूएसएसआर क्यों जा रहे हो वो ट्रीटी साइन करने के लिए? मतलब फिर तो अमेरिका ने हाथ ऊपर कर दिया, आप कौन, हम कौन, हमको क्या पता फिर तशकंद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको तो चाहिए था कि आप वाशिंगटन डीसी आ जाए। तशकंद क्यों जाना है भाई? वो किस लिए जाना है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मेरी आर्मी का अपर हैंड पहले से प्रूव हो गया है, तो क्यों जाना है मेरे को? व्हाट इज़ नेसेसरी टू डू दिस, राइट। अब आते जी अगले मुद्दे पे। फिर आपने इंडिया को एक जन्नाटेदार लतीफ़ा दे दिया था काइंड ऑफ, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया वुड बी गुड बॉय टू यू। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि चलो, मैं तो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो में लेने ही नहीं वाला, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू लेके जा रहा हूँ। मुझे कोई पाकिस्तानी ये बता दे कि 65 होने के बाद क्या ये अगर ये डिसाइसिव विक्ट्री थी पाकिस्तान की, और अगर पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हम उस टाइम पे सुपीरियर थे ओवर द इंडियन टैंक्स एंड इंडियन होल आर्मी, उसके बाद तो और ज़्यादा अलर्ट हो जाना था आपको। क्योंकि देखो, जब आपने किसी को इतना मारा है और इतना अंदर आपने सब कुछ करा है ना, तो आगे वाला कुछ ना कुछ तो करता ही है। ये तो तब से पुराने बैटल टैक्टिक्स रही है। तो जब आप किसी को मारते हो ना, इतनी सी चींटी है यार, उसको भी अगर आप लपेट लगाते हो ना, तो वो भी रिटालिएट करने पर आ जाती है, वो भी आपको काटती है। उसको पता है कि अगर मैं काटूंगी मैं मर जाऊँगी, लेकिन फिर भी काटती है वो। सो अगर आपने इतने बड़े नेशन को अगर ऐसा ट्रीटमेंट काइंड ऑफ जो आप सोचते हैं वो दिया है, और अगर इस कंट्री को आपने बहुत सारा साख पे इसके सवाल खड़े कर दिए, तो वो तो होना ही था जो 71 में हुआ। उस 71 से आपने लेसन क्या ड्रॉ करे? कुछ भी नहीं। फिर वापस 71 के बाद लाइन खींची, दोनों इधर उधर आ गए, फिर बैठ गए। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने 65 की वॉर कर दी, आपने 71 की वॉर कर दी, आपने फिर उसके बाद एक अबाबील और मेघदूत वो भी हुआ सियाचिन में, जो भी हुआ वो मेरे को समझ में नहीं आता। 65 हुआ चलो मानते हैं, 71 क्यों हुआ इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। 71 फिर भी ठीक है, फिर ये 84 क्यों हुआ जी? अगर आपको पता था कि सियाचिन वॉज एम्प्टी एंड देयर वाज अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, तो आपने 71 के बाद ही ले लेना था ना। तो 84 तक क्यों आपने खींच के रखा उसको? कोई पूछने वाला नहीं है तो कोई बताने वाला नहीं है। फिर आ जाते हैं करगिल पे। अब ये तो सबसे, मतलब ये तो पता ही नहीं था कि क्या करने वाले थे। ये देखो, उस समय आप कुछ नहीं करा जब आपको करना चाहिए था, मतलब एक एडवांटेज आपको रहता है। पहले तो आप अंदर घुसे करगिल में ये बोल के कि भाई ये मुजाहिदीन है, राइट। अगर ये मुजाहिदीन थे, तो बाद में मुशर्रफ अपनी किताब में लिख रहा है कि देखो यार, ये मैंने करा और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा ये काइंड ऑफ गुड एक मूव था एंड ऑल। सो ये कन्फ्यूजन आप ही क्रिएट कर रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम हरी सिंह टू जो भी इवेंट्स हुए अब तक, करगिल तक। क्योंकि करगिल के बाद तो वो लड़ाई झगड़ा और टेररिज्म ही चला, क्योंकि उसके बाद आपको पता चल गया। देखो यार, मेरे को समझ में नहीं आता, अगर मुजाहिदीन है और लोकल अपराइजिंग है तो आओ ना सीधा यार, कर लो, ले लो। क्योंकि
पेंडिंग रखने में क्या रखा है? आपको पता है कि यार 2-4 बंदे भेजे, 2-4 जब बंदे मारेंगे और वो कट ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, वो होने नहीं वाला है। क्योंकि जब आप ऐसी स्ट्रेटेजी रखते हो, आगे वाला उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। ये तो दुनिया में इतनी सारी वॉर्स लड़ी गई है, इतना सब कुछ। जब आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो, दूसरा उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो करता है। तो ये स्ट्रेटेजी आप कर रहे हो, उसके अगेंस्ट इंडिया भी कुछ कर रहा है। सो डायरेक्टली इस कश्मीर इशू का जो एंड हल है वो यही है कि पाकिस्तान आर्मी घुस जाए सीधा इंडिया में। और मैं इनवाइट करता हूँ द ग्रेट फील्ड मार्शल जी को कि वो आए इंडिया में और कश्मीर को लिबरेट करे और अपनी फ़ौज को और अपने आप पे भी एक और मेडल लगवाए। बाय द वे, इसका भी एक किस्सा है, मेरे को समझ में नहीं आता कि देखो यार, आप कहते हो कि हमारी आर्मी के जन्नाटेदार रिस्पॉन्स ने इंडिया को सीज़ फायर करने पे घुटने पे ला दिया। तो फिर ये ट्रम्प क्या कर रहा है बीच में? कि मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। भाई व्हाट, हु इज़ द हेल आर यू? तू कौन है साले? मतलब अगर ट्रम्प होता और अगर पाकिस्तान आर्मी ना होती तो क्या इंडिया सरेंडर कर देता? बताओ मुझे। और अगर ये सही है कि यार ट्रम्प के होने से ही इंडिया ने सीज़ फायर करा है, पाकिस्तान आर्मी तो कोई रूल ही नहीं है, तो फिर तो मुबारक हो आपको कि ट्रम्प ने सीज़ फायर करा है। और अगर ट्रम्प ने सीज़ फायर करा तो इसका मतलब पाकिस्तान आर्मी नाअहल है कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। ट्रम्प भी चाहिए उनको सीज़ फायर के लिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए यार। एंड बाय। आज के लिए बहुत ख़राब है यार तबीयत।